बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 और हमारा टॉपिक इस्तेहकाम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार। एक तवील टॉपिक और इसको कोशिश करेंगे कि उस तरीके से समझा जाए ताकि एक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर किसी सूरत में ये आ जाता है तो आप उसको एक अच्छे तरीके से बयान कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बनने के 1 साल और 1 माह तकरीबन कायद-ए-आज़म को मौका मिला पाकिस्तान की खिदमत का, उसके बाद वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। इस 1 साल के अरसे में ही हमने कुछ चीज़ें वो देखनी है जो हमारे पहले टॉपिक के साथ मुंसलिक हैं। वही चीज़ें इसमें कुछ होंगी। कायद-ए-आज़म ने उन पर क्या चीज़ें कहीं, उसके हवाले से क्या कुछ किया। कायद-ए-आज़म ने जैसे पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात को हम नहीं भूलेंगे, ठीक है, और इन टॉपिक्स में ये चीज़ें साथ साथ ही चलेंगी। तो पाकिस्तान को जो शुरू में मुश्किलात थी, कायद-ए-आज़म ने उसके लिए जो कुछ किया वो ही इस टॉपिक का हिस्सा रहेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं मुख्तसर से एक तारुफ़ की हेडिंग बनाऊँ तो नहायत मुनासिब होगा। ये मैंने यहाँ पे तारुफ़ की हेडिंग बना दी है, ये नहायत मुनासिब होगी हेडिंग यहाँ पर कि कायद-ए-आज़म को जो वक्त मिला 1 साल, उसमें पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ने भरपूर मेहनत की हर लिहाज से कि ये जो एक नई बनी हुई मुमलिकत थी, इसको जो मसाइल थे उसको हर तरीके से एड्रेस किया। उस पाकिस्तान को एक ऐसी राह पर डाल दिया ताकि जहाँ पर उसकी जो ये सालमियत जो थी वो महफूज हो गई, उसकी जो मईशत थी वो महफूज हो गई, और एक समत का तयन कर दिया कि आइंदा पाकिस्तान को इस पर सफ़र करना है। ये कायद-ए-आज़म की 1 साल की अनथक मेहनत का नतीजा था कि पाकिस्तान को एक समत मिल गई। और जैसे ख़दशात पाए जा रहे थे आलमी दुनिया में कि पाकिस्तान ऐसे नामनासिब हालात में बना है कि शायद वो अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगा, तो ये तमाम बात जो है ये गलत साबित हुई। और ये 1 साल का कलील अरसा कायद-ए-आज़म ने अपनी बसीरत से और हिकमत अमली, मेहनत, जो कुछ भी कह सकते हैं, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के काबिल बना दिया। तो इस तारुफ़ के बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है महाजरीन की आबादकारी। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में हमने महाजरीन की आबादकारी की बात की थी। कायद-ए-आज़म ने इस कड़े वक्त को भांपते हुए, जो कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को दरपेश था, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान की तरफ धकेला गया। कायद-ए-आज़म ने इस सूरत हाल को देखते हुए अपना हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट किया। महाजरीन कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए महाजरीन कायम किया। अहले सरवत लोगों को दावत दी आगे आने के लिए कि वो इन महाजरीन की मदद करें। जो तंजीमें थी जो आवाम की खिदमत करती हैं, समाजी तंजीमें, उनको दावत दी कि वो इन महाजरीन के बंदोबस्त करें, इनको आबाद करने के लिए। और फिर आम आवाम को भी इस हवाले से दावत दी। कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड में बेतहाशा रकूम जमा हुई। कायद-ए-आज़म ने इस हवाले से 2 बातें कहीं, यानी कि जो हमारे इस महाजरीन की आबादकारी में बातें आएंगी कि तारीख़ गवाह है कि जो नौजवान यानी कि जो रियासतें जिन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। नौजवान रियासतें जो नई जो रियासतें कायम हुई, तारीख़ में बहुत सारी ऐसी मिसाल मिलती है जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और एक समत की तरफ मजबूत कोशिशें की और उन्होंने अपने आप को दुनिया में मनवाया। हमारे अंदर भी ये मुजाहिदों वाली रूह जो है वो पैदा होनी चाहिए और है, और हम भी अपने पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बना देंगे। उनका कहना यही था कि ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो नई रियासतें थीं, वहाँ पर जो आवाम थे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सही समत में उन्होंने मेहनत की, उन्होंने हिकमत अमली तय की और उन्होंने भरपूर कोशिश की दिल व जान से और अपने आप को मनवाया।
हम भी एक नई रियासत हैं और हमारे अंदर भी वो मुजाहिदों की सी रूह मौजूद है और हम भी पाकिस्तान को एक कदमों पर खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अहले सरवत लोगों को, तंजीमों को, समाजी तंजीमों को दावत दी गई, आवाम में अपील की गई कि फ़ंड में रकूम जमा करवाएं, क्योंकि वहाँ पर माजरीन को बहुत दुश्वारियाँ थीं। बेताशा माजरीन तो रस्तों पर ही उनको कत्ल कर दिया गया, उनको धकेल दिया गया पाकिस्तान की तरफ। हालात अच्छे नहीं थे। कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड में आवाम ने दिल खोल कर मदद की, रकूम दाखिल करवाई। कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो महाजरीन हैं, इसमें जो दूसरा आप फरमान लिखेंगे कि ये जो पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी आवाम का फ़र्ज़ है कि दिलो जान से इनकी खिदमत करें, उनको बसाने की कोशिश करें, क्योंकि इनके साथ इनको ये तमाम हालात इसलिए दरपेश हैं कि ये पाकिस्तान आना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान आना चाहते थे। ये तमाम मुसीबतें इनके लिए इसी वजह से आ रही हैं और हमने एक बहैसियत कौम पाकिस्तानी फ़र्ज़ है कि इनकी आबादकारी करें। तो कायद-ए-आज़म ने महाजरीन की आबादकारी के लिए जो फ़ंड कायम किया और फिर जो मतरूका जायदादें थी, सिख और हिंदू यहाँ से छोड़कर जो चले गए थे, वो इन महाजरीन को दी गई। उनको अद्वियात और तमाम चीज़ें उनके जो रिलीफ़ कैंप में वहाँ पर फ़राहम की गई। आवाम ने भी भरपूर खिदमत की, भरपूर कोशिश की। यहाँ पर तंजीम और अहले सरवत अफराद ने भी आगे बढ़कर इन महाजरीन को ढारस दी और उनको संभाला दिया और इनको आबादी दी। और आहिस्ता आहिस्ता जो हालात हैं वो बेहतर होते चले गए और बिलाखिर पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा मसला महाजरीन की आबादकारी का था, ये काफ़ी हद तक जो है वो रिकवर हो गया। और ये सारी की सारी कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत का नतीजा था कि इस बड़े बहरान से पाकिस्तान को छुटकारा मिला। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है सरकारी मुलाजमीन को नसीहत। सरकारी मुलाजमीन, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान को संभालने के लिए जो इंतज़ामी अमूर थे वो इन सरकारी मुलाजमीन ने, जो कि इन चीज़ों से वाकिफ़ थे, जिनको इन चीज़ का तजर्बा था, ये नहायत अहम था। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी थीं कि सरकारी मुलाजमीन जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में थे, उनके मिजाज और थे, उनका मिजाज वैसा नहीं था जैसे होना चाहिए था। और ये इस पर कोई गलत बात नहीं थी, उस वक्त का माहौल ही ऐसा था। दिलचस्पियाँ नहीं थी सरकारी मुलाजमतों में, बस यही था कि बस अपना जो मफाद है उसका ख्याल रखा जाए। कायद-ए-आज़म ने 11 अक्टूबर 1947 को सरकारी मुलाजमीन को नसीहत की। उन्होंने कहा कि अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम मज़बूत हाथों से इन चीज़ों का मुकाबला करें जो हमें दरपेश हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो चीज़ों को संभालने वाली सिलसिला था, उसके लिए अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों को भरपूर तरीके से और भरपूर दिल के साथ इन चीज़ों को एक मज़बूत हाथों से इन चीज़ों को ख़त्म करें, इन परेशानियों का ख़त्म करें, क्योंकि अवाम परेशान है और वो इन सरकारी मुलाजमीन की तरफ देख रहे हैं और हमें इनकी परेशानी का ख्याल करना चाहिए और पाकिस्तान को संभाला ज़रूर देना है। ये नसीहत की कायद-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजमीन को कि अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक मज़बूत हाथों से इन मुश्किलात का मुकाबला करना है जो हमें दरपेश हैं। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं और ये परेशान हैं और हमने इनको इन परेशानियों से निकालने के लिए भरपूर कोशिश करनी है। ये कुछ अल्फाज थे उनको सरकारी मुलाजमीन को जो वो दे रहे थे, नसीहत कर रहे थे 11 अक्टूबर 1947 को। और यही कि ऐसा निज़ाम अदल होना चाहिए जो इस्लामी असूलों पर मबनी हो, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को नसीहत बड़ी ज़रूरी थी। इन्हीं लोगों ने ही पाकिस्तान की बाग दौड़ आगे बढ़ानी थी, ख़ुद कायद-ए-आज़म अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। सरकारी मुलाजमीन को वहाँ पर इकट्ठा करना और उनसे बातचीत गुफ्तगू करनी नहायत ही ज़रूरी थी। तो 11 अक्टूबर 1947 को कायद-ए-आज़म ने उनको ये फरमाया। और हम आगे बढ़ते हैं तो कायद-ए-आज़म ने उनको एक और जगह नसीहत की कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कल्चर मुख्तलिफ था सरकारी मुलाजमतों का। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि जो सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान में हैं तो वो अपने जुमला फ़राइज़ जो हैं वो
भरपूर तरीके से अदा करें। वो ख़ुद को किसी सियासी जमात से मुंसलिक ना करें, ख़ुद को सियासत से दूर रखें, ख़ुद को किसी सियासी जमात का हिस्सा ना समझें और ख़ुद को सियासत से दूर रखें और ख़ुद को अवाम का खादिम तस्वर करें। ये कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमारे जुमला फ़राइज़ में शामिल है कि आप ख़ुद को किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना करें, क्योंकि सियासी जमात आज कुछ हो रहा है तो कल कोई और जमात आ जाएगी। और इसके बाद क्या है कि ख़ुद को अवाम का खादिम समझें। और इसी तरीके से, क्योंकि अब एक नई मुमलिकत का हिस्सा है और इस मुमलिकत को आपकी ज़रूरत है। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग आती है और वो ये है कि सूबायत और नस्ल परस्ती। से गुरेज। सूबायत और नस्ल परस्ती ऐसे नासूर हैं जो अगर कहीं शुरू हो जाएं तो कौमों में तकसीम हो जाती है। कायद-ए-आज़म ने इसके लिए कबायली हवाले से वहाँ पर एक स्टेटस को कबायली अमूर के लिए वज़ीर तैनात किया ताकि पाकिस्तान में सूबायत और नस्ल परस्ती जो है वो फ़रोग़ ना पाए। ढाका के अवाम से 21 मार्च 1948 को ख़िताब किया था कायद-ए-आज़म ने कि हमें पठानों, बंगाली और पठान और सिंधी और पंजाबी के झगड़ों से बाला तर होने की सोचना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी और हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर रहें, ना कहें कि सूबाई। अब सूबायत और नस्ल परस्ती क्या होती है कि सूबायत ये होती है कि आप सिर्फ अपने सूबे को अच्छा कहें, बाकी सूबों को बुरा कहें और ख़ुद को ही अच्छा समझें। और नस्ल परस्ती में भी ये है कि अपनी नस्ल को बेहतर समझें और दूसरों को नस्ल को हकीर समझें। यहाँ पर तकसीम का मामला आ जाता है, यहाँ पर जंगी कैफियत शामिल आता है, इसमें नफ़रत बढ़ती है और हमारे इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। तो कायद-ए-आज़म ने इसकी तरफ भरपूर एक यानी कि कोशिश की कि पाकिस्तान सूबायत और नस्ल परस्ती के भीड़ ना चढ़ जाए। उसके लिए वो वज़ीर भी तैनात किया और ख़ुद भी गाए बगाए अवाम में इस चीज़ को कहा कि आप लोग मुसलमान हैं, दीन इस्लाम आपका दीन है और ख़ुद को नस्ल परस्ती और सूबायत से हटाएं और इन झगड़ों के जो बंगाली और पंजाबी पठानों का है इससे गुरेज करें, क्योंकि अब हम सिर्फ पाकिस्तानी, हमारी शनाख्त पाकिस्तानी। और कायद-ए-आज़म ने बरमला इस चीज़ का हर जगह इजहार किया, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है जो मुमलिकत, जो एक शिराज़ा जो होता है उसको ख़त्म कर देता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप देखें कि इसमें 4 सूबे जो हैं उसके उनकी सकाफ़त, उनके तमाम चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन वो दीन इस्लाम की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है, अगली हेडिंग आती है और वह है मईशत के रहनुमा उसूल। मईशत के रहनुमा उसूल में आप देखें कि कायद-ए-आज़म ने क्या किया। कायद-ए-आज़म जानते थे जब पाकिस्तान बना तो बेतहाशा मुश्किलात थीं। भारत का जो रवैया, पाकिस्तान को उजलत के जो फ़ैसले थे, जहाँ पर सरहदों की तकसीम गलत हुई, जहाँ पर पानी का तनाज़ा आ गया, 1948 का सैलाब, महाजरीन का मसला, कत्लो गारत, पाकिस्तान में महाजरीन को धकेला जा रहा था, मईशत का कोई पुरसान हाल नहीं था, फ़ौजी असासे देने में भारत गुरेज कर रहा था, जो पाकिस्तान के हिस्से के अपने असासे थे वो भारत नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर एक ऐसा मसला बन गया जो पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़ा झटका था। कायद-ए-आज़म ने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए क्या किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और वो कब रखी? यकम जुलाई 1948। इससे पहले मुत्तहिदा रिज़र्व बैंक जो था इंडिया का, वो इन चीज़ों का ज़रूरियात जो पूरी करता था हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, लेकिन कायद-ए-आज़म को उनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ
हिंदू इजारादारी उन पर कायम थी और पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा फ़ैसला उससे मुतवक्को नहीं था। ये चीज़ देखते हुए पाकिस्तान को अपने कदमों पर माशी तौर पर खड़ा होना चाहिए, कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी और कहा कि मगरब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा किए हैं और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम कायम करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है इंतज़ामी इस्लाहात। इंतज़ामी इस्लाहात में देखें तो कायद-ए-आज़म जो थे वो पाकिस्तान का जो इंतज़ाम चलाने के लिए मशीनरी थी वो नापैद थी और ये बहुत बड़ा इंतज़ाम है। जैसे हमने इब्तदाई मुश्किलात में पढ़ा कि इंतज़ामी मसला ख़ुद बहुत बड़ा मसला था। यहाँ से जो हिंदू थे जो सरकारी मुलाजमत पर फायज थे वो यहाँ से चले गए और वो जाते हुए कमज़र्फ जो थे वो दफ्तरी रिकॉर्ड जला गए, तमाम चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर गए और ये एक बुरानी कैफियत शुरू हो गई। कायद-ए-आज़म ने इस वक्त को भांपा जो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त मौजूद थे। कायद-ए-आज़म ने उन मुलाजमीन को ताकीद की कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए जो अपनी खिदमात हैं वो दें और ये इंतज़ामी सिलसिला जो है ये कायम किया जा सके और ऐसा ही हुआ। स्पेशल जो एयरलाइंस है उसमें से सर्विसेज चलाएगी कि हिंदुस्तान से जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो पाकिस्तान आएँ और अपनी खिदमात दें इस नई बनती हुई मुमलिकत के लिए, लेकिन भारत इसमें रुकावट कायम कर रहा था। बहरहाल जो लोग यहाँ पर पहुँचे कायद-ए-आज़म ने उनको पाकिस्तान की खिदमत करने का एक जज्बा उभारा। ये नई बनने वाली कौम थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन सरकारी मुलाजमीन ने इस इंतज़ामी अमूर को बहुत ही खुशदिली से एक जज्बे के तहत उन्होंने आगे बढ़ाया और पाकिस्तान अपने कदमों पर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो ख़ुद एक ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने इस चीज़ को एक नई यानी कि जहद बख्शी, एक नया लेवल बख्शा। उन्होंने क्योंकि वो ख़ुद ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने फ़ॉरेन सर्विसेज, उन्होंने अकाउंट सर्विस का आगाज़ किया। उन्होंने बहरी बरी और फ़िज़ाई हेडकोार्टर जो है वो बनाए ख़ास तौर पर और सिविल सर्विसेज रूल्स बनाए ताकि ये चीज़ें बनी जब तो पाकिस्तान में इंतज़ामी अमूर है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू हो गए और इनके सम्राट आने वाले वक्त में आना शुरू हो गए और पाकिस्तान में इन चीज़ों की जो हमारी जो इंतज़ामी अमूर की कारकर्दगी है वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गई। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो है खारजा पॉलिसी के रहनुमा उसूल। खारजा पॉलिसी एक ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तान को दुनिया में मुतारिफ़ कराने और पाकिस्तान की जो खारजा यानी कि दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के लिए जो अहमियत है वो तमाम इसके साथ जुड़ी थी। कायद-ए-आज़म ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान दुनिया में क्योंकि नई रियासत थी तो इसका तारुफ भी बेतहाशा अच्छा होना चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान के यानी कि इसके लिए सफारती वफूद जो हैं वो ममालिक में भेजे गए ताकि पाकिस्तान उनको कहा गया कि उनका किरदार होगा कि वो मुख्तलिफ़ यानी कि इलाक़ों मुख्तलिफ़ रियासतों में पाकिस्तान के मकासद जो हैं उनका भी ख्याल रखें जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत आगे बढ़ सके। ये आगे हम इसके हवाले से देखते हैं। इसमें हमारी जो पहली हेडिंग यहाँ पे बन रही है सफारत खानों का क़याम। पाकिस्तान को नई मुमलिकत और इसकी जो मकासद है कि जिस वजह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था वो सियासी, दिफाई, इखलाकी, माशी कोई भी, कायद-ए-आज़म ने मुख्तलिफ़ जो मुल्क होते उसमें सफारत खानों का क़याम जो है वो अमल में लाया। वो क्या किया, सफारत खाने खोले गए मुख्तलिफ़ मुल्कों में ताकि पाकिस्तान क्यों बनाया गया और पाकिस्तान इन मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान की जो मकासद माशी और
दिफाई और दीगर जो चीज़ें उनको भी ख्याल रखा जाए ताकि पाकिस्तान को भी इनसे फ़ायदा हो और इन ममालिक में पाकिस्तान का तारुफ बेहतर से बेहतर और इन ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत सितंबर 1947 को कायद-ए-आज़म की कोशिशें से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। कायद-ए-आज़म की बहुत बड़ी काविश कि ये पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। वो अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी नुमाइंदगी यानी कि जब पाकिस्तान को मिली तो ख़ुद एक बात का सबूत था, पाकिस्तान दुनिया में अमन व आश चाहता है और झगड़े फसादात और जंग नहीं चाहता और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का इस पूरे का पूरा एहतराम करता है। तो पाकिस्तान कि अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत ख़ुद इस बात का सबूत थी कि एक ऐसी रियासत है जो दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करेगी। इसके बाद हमारे पास मुस्लिम रियासतों से ताल्लुक़ात हैं। मुस्लिम रियासतों से ताल्लुक़ात हमारे लिए जैसे हमारे दसातीर कैसे है, ये ख़ुद एक ख़ारिजा पॉलिसी के रहनुमा उसूलों में से एक था कि इस्लामी ममालिक से अच्छे ताल्लुक़ात कायम किए जाएंगे क्योंकि नज़रिया इस्लाम है, ताकि ये मकासद जो हैं इस्लाम के हवाले से वो भी दुनिया में पूरे और मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल जो हैं वो भी अच्छे तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर पहुँचाए जा सके, जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया के मसाइल हल भी हों। तो पाकिस्तान इस मकसद के लिए इस्लामी ममालिक से करीबी ताल्लुक़ात का ख्वाह था और इनको बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए। इसके बाद भारत के साथ ताल्लुक़ात, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात अच्छे नहीं रहे। इन दो मुमलिकतों के बनने के बाद से आज तक जितने मामलात थे भारत और पाकिस्तान के, वो जंगों के सबब बने, चाहे वो कश्मीर का मामला हो जिसकी वजह से 48, 71, 65 की जंगें जो हैं वो लड़ी गई। इसके बावजूद इसके आगे भी आगे बढ़े तो भारत ने पाकिस्तान को हर सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ये कोशिशें आज तक जारी रही हैं। कारगिल की जंग का मामला आप देख लें और हाल ही में जो 27 फरवरी जो था 2000 उसमें जो वाक़यात हुई है, ये एक ढकी छुपी चीज़ें नहीं है। एटमी जंग की एक बिल्कुल करीब पहुंच गए थे ये दोनों ममालिक। तो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कायद-ए-आज़म ने इन हालात को भांपते हुए जो ख़ारिजा पॉलिसी है उसको इस तरीके से ध्यान में रखा ताकि भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके और मुज़ाकरात की जाए। जैसे कायद-ए-आज़म का अपना मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि मसाइल का हल निकल सके, लेकिन भारत कभी भी इस चीज़ में उसने इस चीज़ को अच्छी तरफ नहीं लिया, वो बल्कि हमेशा पाकिस्तान को एक दुश्मन समझता रहा और मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं पर हैं और ख़दशा है कि अगर ये मसाइल हल ना हुए तो दुनिया शायद तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ जाए। इसके बाद कायद-ए-आज़म की जो आखिरी हम बात करते हैं वो इसके बाद आती है तलबा को नसीहत। ये हमारी इसकी आखिरी हेडिंग तलबा को नसीहत। कायद-ए-आज़म तलबा को इस मुल्क का मेमार समझते थे, चाहते थे कि तलबा हमेशा से जो हैं वो अहम किरदार अदा करते आए हैं। इस हवाले से दो फरमान, एक में कायद-ए-आज़म ने जो 27 नवंबर 1947 को जो स्टूडेंट कन्वेंशन यानी कि वहाँ जो कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि जो तलबा हैं वो नतीजा खेज़ अगर हम तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की तो तालीमी शोबे में हमें तरक्की करना होगी। एक और जगह पे कायद-ए-आज़म ने कहा कि तलबा जो हैं वो हमारे अगली सफ़ों में रहे हैं, पाकिस्तान के क़याम में उन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं और यही मुस्तक़बिल के मेमार हैं। ये हमारा टॉपिक काफ़ी तवील था, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अलबत्ता बहुत कम ही आता है लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें यह था कि महाजरीन की आबादकारी में दो फरामीन है कायद-ए-आज़म की, सरकारी मुलाज़मीन को नसीहतें, दो आप इसमें फरमान लिखेंगे। सुबैयत और नस्ल परस्ती में ढाका के अवाम से खिताब वाला है, बात लिखें मईशत की रहनुमा। स्टेट बैंक का इफ्तिताह में वो बात आप लिखेंगे। इंतज़ामी इस्लाहात में जो चौधरी मोहम्मद अली जो थे वज़ीर आज़म, उन्होंने जो कुछ किया वो लाजमी इसमें दर्ज किया जाएगा कायद-ए-आज़म की जो काविशों के साथ। ख़ारिजा पॉलिसी में आप देखिए सफारत खानों का क़याम किया गया, दूसरे मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल कर ली गई। 30 सितंबर 1947 में ये कायद-ए-आज़म की बहुत बड़ी काविश थी। मुस्लिम रियासत से ताल्लुकात पाकिस्तान और हमारा आइन भी यही बात कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में अगर बेहतर तरीके से रहना चाहता है तो मुस्लिम ताल्लुकात ममालिक से ताल्लुकात नहायत ज़रूरी हैं। भारत से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उसके ऊपर तबसरा खुल के किया जा सकता है।
तलबा को नसीहत जो है उसमें 2 फरमान दर्ज होंगे। यहीं पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।